Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Nurul Ilma Hassan and I'll be teaching you chapter number 4 cells and tissues of biology. आज के हमारे टॉपिक्स में माइक्रोस्कोप और इसकी मुख्तलिफ जो चेंजेस आते रहे हैं माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोपी में, साइंस ऑफ माइक्रोस्कोपी के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। फिर हम बात करेंगे सेल थ्योरी की, सेल थ्योरी किस तरह इमर्ज हुई, सेल कैसे दरियाफ्त हुआ, और फिर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप पर जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं। सबसे पहले हम सेल्स और टिश्यूज़ पे बात कर लेते हैं। सेल्स और टिश्यूज़ क्या हैं? सेल्स के बारे में पहले बात करेंगे। सेल्स जो हैं वो सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट बल्कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ये बात आप सब जानते हैं। माइक्रोस्कोपी के हवाले से बात करने से पहले हम ये बात करेंगे कि सेल्स जो है 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किए थे। रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप अपने एक सिंपल से माइक्रोस्कोप के जरिए कॉर्क पीस के ऊपर जो छाल होती है लकड़ी की उसके ऊपर दरियाफ्त किए कुछ सेल्स, कुछ रूम्स, कुछ हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिनको उसने सेल का नाम दिया। 1665 में ये बात हो गई, जबकि न्यूक्लियस ऑफ द सेल, जिसको आपके जब बचपन से जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है सेल में, वो 1830 में दरियाफ्त हुआ। क्या वजह है कि तकरीबन 150 साल का अरसा लग गया सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनील दरियाफ्त करने में। जब पहली मरतबा रॉबर्ट हुक ने सेल दरियाफ्त किया था तो वो एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर था, क्योंकि उसने कॉर्क पे दरियाफ्त किया था और कॉर्क पे लिविंग सेल्स नहीं होते, डेड सेल्स होते हैं। तो फिर उसके बाद इतना वक्त क्यों लगा? उसकी वजह ये थी कि टेक्नोलॉजी यानी कि माइक्रोस्कोप उस वक्त तक इतना डेवलप्ड नहीं था। वी नो दैट माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई कर देता है, ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई कर देता है और उन ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करता है जो कि बहुत छोटी सी होती हैं, जो माइक्रोस्कोप ही से दिखेंगी, जो माइक्रोब्स कहलाती हैं। माइक्रोस्कोप सबसे पहले कहा जाता है कि ज़ैकरियास जेनसन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप 1590 में तैयार किया था, जबकि 1610 में एक अच्छा माइक्रोस्कोप जिसको सिंपल माइक्रोस्कोप है वो बनाया गैलीलियो ने 1610 में। ज़ैकरियास जेनसन का नाम हमारी बुक जो है वो नोट करती है, जिसके कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 3 टाइम्स टू 9 टाइम्स मैग्नीफाई कर देने की सलाहियत थी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप होता है जिसके अंदर 2 लेंसेज हों और उन दोनों की पावर्स मिलकर मैग्नीफाई करती हैं ऑब्जेक्ट को, जबकि सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस होता है। माइक्रोस्कोप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैग्नीफाइड फोटोग्राफिक इमेज तैयार करें। रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया वो एक इम्प्रूव्ड वर्जन था, लेकिन उस पर भी वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स देख सका था, यानी सेल्स की बाउंड्रीज देख सका था, हनीकॉम स्ट्रक्चर्स देख सका था। सेल, लेकिन सेल के ऑर्गेनील्स बहुत बाद में मिले। माइक्रोस्कोप को डिज़ाइन जब किया जाता है तो उस वक्त उसके अंदर 2 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स का ध्यान रखा जाता है, और वो 2 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स जिनको जो उसकी क्वालिटी को सिग्निफाई करते हैं वो है उसकी मैग्निफिकेशन और दूसरा है उसकी रेजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन क्या होती है? तो उसके नाम से ही पता चल रहा है कि मैग्नीफाई करने की सलाहियत, यानी कि एक माइक्रोस्कोप कितना ज़्यादा एक ऑब्जेक्ट को या एक सैंपल को जो उसके नीचे रखा जा रहा है उसको मैग्नीफाई कर सकेगा, जिसको हम आम जबान में तो नहीं, टर्मिनोलॉजी जो उसके लिए इस्तेमाल होती है वो है स्पेसिमेन। ठीक है, स्पेसिमेन को किस कदर वो मैग्नीफाई कर सकेगा, ये मैग्निफिकेशन है। लेकिन मैग्निफिकेशन के साथ साथ एक चीज होती है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन वो चीज है जिसके जरिए आप क्लैरिटी ऑफ इमेज को देखते हैं।
क्लैरिटी ऑफ इमेज इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। और अगर रेजोल्यूशन को डिफाइन करने जाओ तो रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ स्पेसिमेन दैट कैन स्टिल बी डिस्टिंग्विश्ड एज टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। यानी कि दो हिस्से जो आपके आपकी ऑब्जेक्ट पे नजर आ रहे हैं वो जब तक जिस कदर अलहदा दिखाई देंगे, ठीक है, जितना क्लियर दिखाई दे रहे हैं, वो उतनी ज्यादा रेजोल्यूशन उस माइक्रोस्कोप की है। जबकि जितना ज्यादा इमेज ब्लर हो जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप किसी पिक्चर को, किसी इमेज को अपने फोन पे जूम इन करते हैं और बहुत ज्यादा जूम इन करते हैं तो वो ब्लर हो जाती है, ठीक है। तो ये उसकी इसकी वजह क्या होती है कि आप कैमरा की रेजोल्यूशन है, जिस कैमरा से वो तस्वीर ली गई है उसकी रेजोल्यूशन उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। जितना कम ब्लर कर रही है उसका मतलब ये हुआ कि उसकी उस कैमरा की या उस लेंस की रेजोल्यूशन उतनी अच्छी थी। माइक्रोस्कोप दो किस्म के होते हैं, एक दो नहीं होते तो मुख्तलिफ अकसाम के हैं। एक्सरे सबसे लेकिन बेसिक कौन सा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लाइट माइक्रोस्कोप सबसे बेसिक है, ठीक है। इसके अलावा एक्सरे माइक्रोस्कोप भी होता है, रेडिएशन माइक्रोस्कोप में एक एक्सरे माइक्रोस्कोप होता है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। हमारी किताब ने दो डिस्कस किए हैं, एक का नाम रखा है लाइट माइक्रोस्कोप जो कि आप अपने लैब्स में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी शक्ल आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी किताब में भी, ठीक है। और दूसरी किस्म का माइक्रोस्कोप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हाई रेजोल्यूशन इमेजेस तैयार करता है, लेकिन इन दोनों के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, यानी कि कुछ फायदे हैं और कुछ जो है नुकसानात, इन द सेंस के हम उनको फला फला काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते और फला फला काम में किसी एक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो क्या है, वो हमने लिस्ट कर दिए हैं हमारे नोट्स में, आप यकीनन इनको यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो सबसे पहला फर्क है वो है सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन का, यानी कि किस चीज को इस्तेमाल किया जा रहा है इमेज बनाने के लिए, इमेज देखने के लिए। लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट, यानी कि जिसकी वेव लेंथ 400 टू 700 नैनोमीटर होती है, वाइट लाइट जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, जैसे हम देख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल होता है, यानी एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड थ्रू द इमेज टू फॉर्म द इमेज, ठीक है, थ्रू द ऑब्जेक्ट टू फॉर्म द इमेज, ठीक है। मैग्निफिकेशन जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मुकाबले में तो कम होती है, लेकिन जितनी यहाँ पे है वो भी बहुत होती है। 500 टाइम्स टू 1500 टाइम्स तक लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो इमेज, मैग्निफाइड इमेज तैयार करके दे। जबकि रेजोल्यूशन के लिहाज से लाइट माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जितना अच्छा नहीं होता, लो रेजोल्यूशन होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हाई रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। स्पेसिमेन जो है वो प्रिपरेशन उसकी जो है फॉरन से हो जाती है, आप जब लैब में काम करते हैं तो आप फॉरन से बना के जो है रख देते हैं स्लाइड अपने माइक्रोस्कोप की स्टेज पर। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो स्पेसिमेन है वो तैयार करने में कुछ वक्त लगता है, प्लस लाइट माइक्रोस्कोप का जो स्पेसिमेन है वो लिविंग भी हो सकता है, वो डेड भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए जरूरी है कि जो स्पेसिमेन है वो डेड और ड्राइड हो। कुछ रिस्क और ड्रॉबैक्स हैं लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। लाइट माइक्रोस्कोप में ये सलाहियत नहीं है कि वो बहुत सारी बड़ी छोटी छोटी चीजें या वायरसेस को देख सके, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ये सलाहियत है। अलबत्ता लाइट माइक्रोस्कोप में किसी रेडिएशन के लीक होने का खदशा नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रेडिएशन लीकेज का खदशा होता है। इसके अलावा लाइट माइक्रोस्कोप में की मेंटेनेंस कॉस्ट कोई खास नहीं है, क्योंकि जो लाइट है वो आपको इर्द गिर्द से मिल जाएगी। इवन इफ आप जो है कोई बल्ब भी लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होगा, आम सा ही होगा, ठीक है। और उसको कोई खास मेंटेनेंस आपको नहीं करनी पड़ती। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को चलाने के लिए भी कारआमद लोग, ट्रेंड लोग चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नॉन ट्रेंड स्टाफ रखकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पे काम सिखा सकें, पे इससे काम ले सकें, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे एक डिफरेंस ये होता है कि लाइट माइक्रोस्कोप से हासिल होने वाली इमेज कलर्ड होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कलर्ड नहीं होती अक्सर, ठीक है।
ये हमारी बात हो गई इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोप के हवाले से। अब हम जो है बात कर लेते हैं सेल के हवाले, सेल थ्योरी के हवाले से। देखिए ऐसा है कि लाइट माइक्रोस्कोप आपने यहाँ देख लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप यहाँ देख सकते हैं। मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स आपकी किताब में मौजूद हैं जो कि लाइट माइक्रो, ये दोनों इमेजेस लाइट माइक्रोस्कोप से हासिल हुई हैं, जबकि ये और ये दोनों इमेजेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हासिल हुई हैं। यू कैन सी देम, दे आर कलर्ड। लेकिन पहले ऐसा था कि जो पुराने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थे वो इतनी कलर्ड इमेज नहीं देते थे, लेकिन खैर अब दे सकते हैं। ऑलराइट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी फिर दो किस्म के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं। एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। जो कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ये सलाहियत होती है कि 3D सरफेस की डिटेल्ड इमेज देगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, एक 3D सरफेस आपको बना के दे रहा है, ठीक है। जबकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि जो सैंपल होता है उसको आपको थिन स्लाइसेस में रखना होता है पहले नीचे, ठीक है। और थिन स्लाइसेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन बीम पास होगी और फिर एक उसकी डिटेल इमेज आपको तैयार करके दी जाएगी, ठीक है। और वो ये दोनों जो इमेजेस बनेंगी ये किसी मॉनिटर पे होंगी, ठीक है। जबकि इमेज जो लाइट माइक्रोस्कोप में इमेज आपको हासिल होती है वो डायरेक्टली आप अपनी आंख से लेंस के जरिए देखते हैं। फिर बात करते हैं सेल थ्योरी की। हमने पढ़ा कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो है हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दरियाफ्त किए थे कॉर्क स्लाइस में यूजिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और फिर उनको नाम उसने दे दिया था सेल का, ठीक है। 1670 में एंटनी वॉन लीवेनहॉक नाम का एक डच बायोलॉजिस्ट था जिसने पॉन्ड वाटर में कुछ ऑर्गेनिजम्स देखे, ठीक है। ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने वॉल्वॉक्स और बैक्टीरिया दरियाफ्त किया है। ये बात याद रखिएगा कि वॉल्वॉक्स और बैक्टीरिया दरियाफ्त करने वाले साहब का नाम एंटनी वॉन लीवेनहॉक है, ठीक है। फर्स्ट प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया इन्होंने ही डिस्कवर किए थे। रॉबर्ट ब्राउन ने 1830 में, आपकी किताब में 1833 लिखा हुआ है, न्यूक्लियस डिस्कवर किया। फिर 1839 में एक साहब आए थियोडर श्वान, ठीक है। और इन्होंने कहा कि जितने भी अभी तक जितनी बातें हुई थी ना वो सारी किसी और ऑर्गेनिज्म पे हुई थी, प्लांट्स पे हुई थी, और कुछ कुछ बातें जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पे भी हुई थी, ठीक है। लेकिन थियोडर श्वान ने आके बात कंक्लूड कर दी कि जितने भी टिश्यूज हैं, जितने भी लिविंग टिश्यूज हैं, वो सब, चाहे वो प्लांट्स के हों, चाहे वो एनिमल के हों, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के हों, वो सब के सब बने होंगे सेल्स से, ठीक है। और सेल जो है फिर उन्होंने फर्दर इस पे बात की और जो है थियोडर श्वान का ये पॉइंट नोट हो गया। उसके बाद एक दूसरे और साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था श्लेडन, और उनका पॉइंट था कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन ये पॉइंट आया कि सेल आर ऑर्गेनिज्म, सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सेल जो होता है वो खुद भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और सेल खुद भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो खुद भी एक सेल होता है, ठीक है। जबकि जो बाकी जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कंपोज होंगे वन और मोर सेल्स से, ठीक है, एक या एक से ज्यादा सेल्स से बने होंगे, ठीक। उसके बाद एक साहब आए रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो जो है वो काफी, उनका टाइम पीरियड बहुत बाद का है, तकरीबन 1855 का, और उन्होंने आके डिनोवो सेल्स का ये जो है कॉन्सेप्ट दिया। डिनोवो सेल्स का ये मतलब था कि वो कहना चाहते थे कि जब कभी कोई नया सेल वजूद में आता है तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो कोई नए सेल से बनने की बजाय वो नए सेल खुद ब खुद वजूद में आ जाए, बल्कि पुराने सेल्स ही के जरिए वो न्यू सेल्स भी वजूद में आएंगे, ठीक। ये सारी बातें हो गई तो इन तीन चार पॉइंट्स को, ठीक है। और फिर एक और पॉइंट दिया गया सेल थ्योरी के हवाले से कि सेल कंटेन्स हेरिडिटरी मटेरियल which is passed from generation to generation आफ्टर जनरेशन पास किया जाता है
पास होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग सेल, पेरेंट सेल से न्यू डॉटर सेल्स में हेरिडिटरी मटेरियल पास होता है। और इस तरह से ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने आए एज सेल थ्योरी। ठीक है, और हमारा आज का डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। व्हेन यू वुड बी राइटिंग, तो आप ये 4 पॉइंट्स लिखेंगे, पोस्टुलेट्स। ठीक है, ये 4 पोस्टुलेट्स लिखेंगे और ये हैं वो लोग जिन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की है, एचलिडन, श्वान एंड रुडोल्फ वर्चो। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।